हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर पढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले विद्युत आवेश की बात करते हैं। वैसे तो आपने विद्युत आवेश के बारे में पहले भी सुना होगा। जैसे हम आप बात करें, जब हम रात को सोते हैं और कंबल ओढ़ते हैं तो जो कंबल के ऊपर यदि हम अंधेरे में हाथ फिराएं तो उस पर हमें एक चमक महसूस होती है। आपने देखा होगा ये। और यदि गुब्बारे को फुलाकर, जो गुब्बारा होता है रबर का, उसको फुलाएं और उसको कपड़े से रगड़कर दीवार से चिपका दें तो वो भी कई घंटों तक दीवार से चिपका रहता है। तो ये आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। अब बात करते हैं कि जो विद्युत आवेश है, सबसे पहले विद्युत आवेश का पता कब चला था? तो देखो यहां पर, यह आपका ईसा से लगभग 600 साल पहले। ईसा का अर्थ है कि जो आपका कैलेंडर है जिसमें हम तारीख यानी दिनांक देखते हैं, जब कैलेंडर बना था उससे भी 600 साल पहले यूनान के मिलेटस प्रांत है यूनान में। तो वहां के जो दार्शनिक थे, थेल्स नामक दार्शनिक थे, उन्होंने देखा कि जब अंबर की एक छड़ को, अंबर एक आपकी पदार्थ है, उसकी छड़ को अगर ऊनी वस्त्र से या रेशमी वस्त्र से, ऊनी या रेशमी वस्त्र से रगड़ते हैं तो जो छड़ होती है उसमें एक वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अर्थात जो हल्की हल्की वस्तुएं होती हैं, जैसे हम ऊनी वस्त्र से छड़ को रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद क्या होगा कि जो हल्की हल्की जो कांच के टुकड़े होते हैं, तिनके होते हैं या धूल के कण होते हैं, तो वो जो छड़ है उनको आकर्षित करने लगती है। तो ये बात ईसा से लगभग 600 साल पहले थेल्स को पता चल गई थी, 600 साल पहले। लेकिन 2200 साल तक, 2200 वर्ष तक इस पर किसी भी वैज्ञानिक का कोई ध्यान नहीं गया। 2200 साल तक, ठीक है ना। उसके बाद 2200 साल के बाद सन 1600 में वैज्ञानिक थे आपके गिलबर्ट। तो सन 1600 में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने देखा कि ये जो वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण है वो केवल अंबर में नहीं है कि भाई अंबर में ही है, बल्कि कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ें या एबोनाइट की छड़ को हम फ्लोलेन या बिल्ली की जो खाल होती है, जिस बिल्ली की जो खाल का मतलब है वही जो बिल्ली के ऊपर बाल होते हैं, यदि हम कांच की छड़ को तो रगड़ें रेशम से और एबोनाइट की छड़ को रगड़ें बिल्ली की खाल से, तो उनमें भी इसी प्रकार का एक गुण आ जाता है वस्तुओं को आकर्षित करने का, ठीक है ना। तो उन्होंने ये देखा कि भाई ऐसा नहीं है कि अंबर को ही हम रेशमी वस्त्र से रगड़ें, ऐसा नहीं है। अंबर के अलावा कांच की छड़ को भी अगर हम रेशम से रगड़ें या एबोनाइट की छड़ को भी हम इससे बिल्ली की खाल से रगड़े तो उनमें भी इसी प्रकार का एक गुण आ जाता है। अब बात करते हैं कि जो अंबर है, अंबर जो है ग्रीक भाषा में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए आकर्षित करने का जो गुण है उसका नाम रख दिया फिर इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया इस गुण को। और ये जो नाम दिया ये किसने दिया? सन 1646 में आपके जो वैज्ञानिक थे वो थे सर थॉमस ब्राउन। तो ये जो नाम दिया ये दिया था सर थॉमस ब्राउन ने। अब बात करते हैं हम आवेश के प्रकार की। आवेश के प्रकार अर्थात आवेश कितने प्रकार का होता है? तो इसके गुण के आधार पर आवेश आपका दो प्रकार का हुआ। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब देखिए
जो आपके अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने क्या देखा सन 1750 में कि जो कांच की छड़ है, जैसे दो कांच की छड़ ली और उनको रेशमी या ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा, चाहे तो रेशम के साथ रगड़ दो या ऊनी वस्त्र के साथ, दोनों को क्या किया, इनको रगड़ा। देखो यहां पर नीचे प्रैक्टिकल भी हमने करके दिखाया है, ये कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है। इन दोनों को ही ऊनी वस्त्र के साथ या रेशम के साथ रगड़ा, तो हम देखते हैं कि जब इनको हम पास पास लटकाते हैं, ये हमने यहां पर एक धागे की सहायता से इसको लटकाया है और दूसरी जो कांच की छड़ है इसको हम इसके पास ले जाते हैं। तो पास ले जाते तो क्या होता है कि ये जो छड़ है ये इस साइड में गति करती है, इस साइड में भागती है, और ये दूसरी जो छड़ है वो विपरीत दिशा में इस साइड में गति करती है। अर्थात ये दोनों ही छड़ आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। फिर हमने क्या देखा कि दो हमने आबनूस की छड़ ली और इनको भी हमने क्या किया, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। रगड़ने पर हम क्या देखते हैं, ये आबनूस की छड़ है और ये भी आबनूस की छड़ है। हमने कपड़े के साथ, रेशमी कपड़े के साथ जब इनको रगड़ा तो ये वाली जो छड़ है ये भी इधर गति करती है और ये भी इस साइड में गति करती है। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि यहां पर हमने क्या किया, कांच की छड़ को धागे की सहायता से लटकाया है और आबनूस की छड़ को जैसे ही हम इसके पास ले जाते हैं तो आबनूस की छड़ इसकी ओर गति करती है और जो कांच की छड़ है वो भी इसकी ओर गति करती है। अर्थात इन दोनों में क्या होता है, आकर्षण हो जाता है, दोनों में ही आकर्षण। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में क्या हो रहा है, यहां पर प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण, ठीक है ना, प्रतिकर्षण हो रहा है। इसका अर्थ है इन दोनों में समान चार्ज है, इन दोनों में भी समान चार्ज है, लेकिन इन दोनों में ही असमान चार्ज है। तो यहां से हमें पता चला कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रगड़ी हुई वस्तु हैं उनका जैसे युग्म बनाते हैं। देखो यहां पर मैंने यहां पर तालिका बनाई है, एक साइड में यहां पर धनावेश लिया है और एक साइड में ऋणावेश। यदि हम कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ है, इसको हमने रगड़ा संश्लेषित वस्त्र से, तो इसको आपस में जैसे रगड़ते हैं तो इस पर चार्ज जो आता है वो आपका प्लस का चार्ज आता है और इस पर चार्ज आता है माइनस का। फिर हमने क्या किया, फर को या ऊनी वस्त्र को, इसको रगड़ा हमने अंबर या रबड़ से, तो इस पर क्या चार्ज आता है, प्लस का चार्ज, और इस पर आता है माइनस का चार्ज। उसके बाद नायलॉन को प्लास्टिक की शीट्स के साथ रगड़ा तो नायलॉन पर प्लस का चार्ज और इस पर माइनस का चार्ज आता है। सूखे बालों में यदि हम कंघे को घुमाते हैं तो सूखे बालों में प्लस और कंघे पर माइनस। बिल्ली की खाल यानी समूर, समूर का अर्थ होता है बिल्ली के जो बाल होते हैं उसको हम बिल्ली की समूर कहते हैं। बिल्ली की खाल से हम कांच की छड़ हो, प्लास्टिक की छड़ हो या एबोनाइट की छड़ हो, इन तीनों को ही अगर हम रगड़ते हैं तो बिल्ली की जो खाल आएगी उस पर प्लस का चार्ज और इन सभी पर माइनस का चार्ज आता है। अब हम बात करते हैं ऊनी कपड़े की। ऊनी कपड़े से अगर हम अंबर को रगड़ें या प्लास्टिक को या एबोनाइट की छड़ को या फिर रबड़ को, तो इस पर जो चार्ज आएगा प्लस का और इन सभी पर चार्ज आएगा वो माइनस का होगा। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। जो विद्युत आवेश है वो एक आपकी अदिश राशि है, अर्थात इसमें कोई दिशा नहीं होती और इसे हम कैसे स्मॉल q से व्यक्त करते हैं।
और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलाम, जिसको सी से व्यक्त करते हैं। सीजीएस मात्रक हो गया इसका स्टेट कूलाम, या इसको हम ईएसयू भी बोलते हैं। ईएसयू का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ईएसयू की फुल फॉर्म। इसका जो वीएमए सूत्र है वो है एटी। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू, या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। ये आपको याद रखना है। फ्रैंकलिन जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। अब देखिए यहां पर आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक। तो आवेश का जो वैद्युत चुंबकीय मात्रक है उसको बोलते हैं हम ईएमयू। इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको हम एब कूलाम भी बोलते हैं, एब कूलाम। एक ईएमयू बराबर होता है 3 × 10⁻10 ईएसयू, अर्थात 10 कूलाम के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है बेटा। एक कूलाम बराबर होता है 1/10 एव कूलाम, अर्थात ईएमयू। आवेश का जो प्रायोगिक मात्रक है उसको वो हम एम्पियर घंटा से व्यक्त करते हैं, शॉर्ट में एएच भी बोलते हैं। और जो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको बोलते हैं फैराडे। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा जो आवेश का मात्रक होता है वो फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के बराबर होता। अब देखिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर विद्युतीकरण की व्याख्या, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आधार पर विद्युतीकरण को हम कैसे समझाएंगे उसके बारे में हम आपसे अब बात करेंगे। तो देखो, प्रत्येक जो पदार्थ है वो अति सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कोई भी आपका पदार्थ ले हम, वो सभी क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जिसके केंद्र में, केंद्रीय भाग में क्या होता है, उसके नाभिक। केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसको हम आवेश रहित भी बोलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं मूल कण। अतः नाभिक पर धनावेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन पर तो प्लस का चार्ज हुआ, और नाभिक जो आपका न्यूट्रॉन हुआ उस पर 0 चार्ज हुआ। तो प्लस और 0 की बात करेंगे तो जो चार्ज रहेगा वो प्लस प्लस का चार्ज ही रहेगा। तो नाभिक पर धनावेश होता है। जबकि नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। यह भी आपको ध्यान करना है, वे कभी भी अपनी कक्षा को नहीं बदलते, यानी उनका परिक्रमण एक निश्चित कक्षा में होता है। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है। यानी जो चार्ज है दोनों पर मात्रा में समान होगा, लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। प्रोटॉन पर धनावेश तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये आपको याद रखना है, -1.6 × 10⁻19, और प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 होता है। देखो, मान दोनों के समान हैं, लेकिन चिन्ह इनके विपरीत होते हैं। अब अगर हम सामान्य अवस्था की बात करें, सामान्य अवस्था की, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन
दोनों ही समान होंगे, समान होंगे दोनों ही, क्योंकि जितने उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब जब धनावेश, देखो यहां पर बताऊं मैं आपको, ये प्लस का चार्ज हुआ और ये आपका हो गया बीच में माइनस का चार्ज, तो प्लस जितना प्लस का हुआ उतना ही माइनस का हो गया, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अर्थात परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इसी कारण से होता है क्योंकि जितना इस पर धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश, प्लस माइनस आपस में दोनों कट जाएंगे तो शून्य चार्ज इस पर हो जाएगा। जब कोई परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देखो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश, और उसने ऋण आवेश को त्याग दिया है तो उस पर क्या आ जाएगा, धनावेश हो जाएगा। और अगर वो ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश। आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर धनावेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। ये कंप्लीट आपका। अब हम बात करेंगे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की। स्वर्ण पत्र का मतलब है इसमें सोने के पत्र होते हैं। विद्युतदर्शी जो विद्युत आवेश को व्यक्त करता है। देखो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं के आवेश की उपस्थिति एवं प्रकृति का पता लगा सकते हैं। एक तो कितना इस पर चार्ज है और वो किस प्रकार का है। तो विद्युतदर्शी की सहायता से क्या करते हैं हम, आवेश की उपस्थिति अर्थात इस पर कितना आवेश है और उसकी प्रकृति किस प्रकार की है कि उस पर चार्ज जो है धनावेश है या ऋण आवेश है। अब इसकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे। देखो इसमें कांच का एक जार होता है। देखो ये कांच का जार हो गया, यहां पर ध्यान देंगे आप, ये कांच का जार हो गया है जिसको हम जी से व्यक्त इसमें हमने कर रखा है। इसके मुख पर कार्क का एक ढक्कन लगा रहता है। ये यहाँ पर ऊपर ये इसका बोतल टाइप हो गया, मुंह हो गया इसमें, और यहाँ पर इसमें ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन में क्या है, एक ढक्कन के अंदर से एक धातु की छड़ होती है। ये धातु की छड़ है आर, और इसमें नीचे दो सोने के पत्र हैं, स्वर्ण पत्र। यहां पर ऊपर एक इसमें चकती बनी हुई है। जब कोई धनावेशित छड़, देखो यहां पर हम इसके पास एक ये छड़ लाए, ये छड़ बना दी मैंने, और ये समझ ले इस पर प्लस का चार्ज है। इसको मैंने यहां पर इस चकती से टच कर दिया, इससे टच किया तो इस पर प्लस का चार्ज है तो इस चकती पर भी प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस का चार्ज आ जाएगा तो वो क्या होगा, चालक होने के कारण, धातु चालक है तो इस पूरी ही जो छड़ है उस पर चार्ज स्थानांतरित हो जाएगा। अब नीचे दो ये स्वर्ण पत्र हैं, चार्ज इस पर भी आएगा, इस पर भी प्लस का चार्ज होगा, इस पर भी प्लस का चार्ज होगा। तो प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये आपस में दूर दूर हो जाएंगे, अर्थात ये फैल जाएंगे। देखो ऊपर छड़ लगाई हमने इस पर, उस पर चार्ज हुआ प्लस का चार्ज पूरी छड़ पर फैल गया। छड़ पर फैला तो ये यहां से तो जुड़ी हुई है लेकिन यहां से खुली हुई है, इसलिए ये दोनों ये स्वर्ण पत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो यहाँ पर इसमें साइड में ये जो यहाँ पर ये है, ये दो टीन की पत्तियां होती हैं जो इसकी सुग्राह्यता को बढ़ाती हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने इसकी कार्यविधि भी बता दी, इसमें कैसे कैसे करना है वो मैं समझा देता हूं। जब हम इस पर छड़ को लगाएंगे तो इस पर क्या होगा, पूरी छड़ पर धनावेश और ये स्वर्ण पत्र फैल जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं कि इस छड़ को हटा देते हैं और कोई अन्य छड़ यहां पर हम वापस से टच करेंगे। अगर मान लो वो धनावेशित है तो धनावेश तो पहले से ही यहां पर है और धनावेशित बढ़ जाएगा तो ये जो पत्तियां हैं ये और फैल जाएंगी।
और अगर इस पर ऋणावेश है तो ये जो पत्तियां फैली हुई थी वे सिकुड़ जाएंगी। इस प्रकार से हम धातु पर जो आवेश है उसका पता लगा सकते हैं कि उस छड़ पर धनावेश है या ऋण आवेश है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और चालक पर आ जाते हैं कि चालक की परिभाषा। एक तो चालक क्या होता है, तो वैसे तो नाम से ही पता चलता है चालक, चलने वाला, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का जो प्रवाह है वो सुगमता से हो जाता है, वो चालक कहलाते हैं। और जो सबसे अच्छा चालक है वो होता है चांदी। ये भी आपको याद रखना है। अर्थात वह पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। सबसे अच्छा जो पदार्थ है वो आपका चांदी है। लोहा, पीतल, एल्युमिनियम और तांबा ये सभी भी चालक की श्रेणी में ही आते हैं। अब बात करते हैं अचालक की। तो अचालक वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं है, अर्थात उसमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें हम अचालक कहलाते हैं। जैसे कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, मोम है, एबोनाइट है, ये सभी क्या है, अचालक के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं प्रावैद्युत। देखो वैसे तो प्रावैद्युत अचालक पदार्थ ही कहलाता है, अर्थात वे अचालक पदार्थ जो चालन के बिना वैद्युत प्रवाह प्रदर्शित करते हैं। यानी इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई पदार्थ है, जैसे मान लो प्लास्टिक की छड़ है और उसके ऊपर ये मान लो छड़ हमने बना दी और उस पर चार्ज आ गया, यहां पर चार्ज है तो यहीं का यहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं और चला जाएगा, पूरी छड़ पर नहीं फैलेगा। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब बात करेंगे हम अर्धचालक की। अर्धचालक का मतलब आधे चालक है और आधे अचालक, अर्थात ये पदार्थ चालक व कुचालक दोनों के ही बीच में आते हैं, अर्थात दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। चालक के गुण भी प्रदर्शित करते हैं और अचालक के भी, उनको हम अर्धचालक कहते हैं। इनमें आपके एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, दोनों ही अर्धचालक के उदाहरण हैं। अब देखिए आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो पहली जो इसमें यहां पर विधि है वो है आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो प्रेरण द्वारा, प्रेरण का मतलब प्रेरित करना। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से संपर्क किए बिना, अर्थात उसको टच नहीं करना है, टच के बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अर्थात एक मान लो आवेशित छड़ है और दूसरी किसी अनावेशित छड़ को हमें आवेशित करना है, तो उसको बिना स्पर्श किए अर्थात बिना टच किए उसको आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। देखो कैसे करते हैं यहां पर हम समझाएंगे। ये आपकी एक छड़ हो गई है ये आपका कुचालक स्टैंड है नीचे, ये कुचालक स्टैंड है जिसमें से आवेश का प्रवाह संभव नहीं होगा। ये हमने छड़ मान ली बी, इस पर कोई फिलहाल चार्ज नहीं है, ये समझ लें आप। तो जैसे ही हम कोई धनावेशित कांच की छड़, ये कांच की छड़ है धनावेशित, धनावेशित कांच की छड़ है, इसको इसके हम पास लाएं, टच नहीं किया, पास लाएंगे तो क्या होगा, छड़ में जो आवेश है दो भागों में विभाजित हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था। अर्थात प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज समान मात्रा में थे, जितना प्लस उतना ही माइनस।
जब छड़ को हम इसके पास में लाए तो माइनस वाला चार्ज इसकी तरफ चला जाएगा प्लस वाले की, क्योंकि ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। और जो प्लस का चार्ज है वो इधर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का चार्ज है इसको तार की सहायता से अर्थिंग कर देंगे और ये प्लस का चार्ज नीचे चला जाएगा। उसके बाद इसको हटा देंगे, यहां पर हटा देंगे तो क्या होगा, वापस से हम इसको हटा देंगे। ये हटा दिया तो ये जो प्लस का चार्ज है पूरा पूरा, ये अब आपका जो चार्ज है ये धरती में अर्थात पृथ्वी में चला जाएगा और इस पूरी छड़ पर माइनस का चार्ज रह जाएगा। इस छड़ को वापस से हम हटा देंगे तो पूरी छड़ पर वो ऋण आवेश समान रूप से फैल जाएगा। तो ये यहां पर भी हमने वही लिखा है, किसी सुचालक छड़ बी को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। ये छड़ क्या है, चालक छड़ है, यानी सुचालक है। नीचे आपका कुचालक स्टैंड है। छड़ ए को बी के पास लाते हैं। ये छड़ हमने ए मानी है और ये छड़ बी मानी है। इसके पास हम लाए तो जो चार्ज है दो भागों में विभाजित हो गया, इसका दो भागों में विभाजित हो जाता है। यदि ए पर धनावेशित हो तो ए के पास वाला भाग ऋणावेशित हो जाता है और दूर वाला भाग धनावेशित हो जाता है। अब देखिए यहां पर जो चालक गोला है उसको हम प्रेरण के द्वारा किस प्रकार से हम आवेशित करेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे। स्टार्टिंग में ये जो आपका गोला है चालक, ये नीचे इसमें कुचालक स्टैंड है, यहां पर इस पर कोई चार्ज नहीं है। स्टार्टिंग में प्रारंभ में हमने क्या किया, एक चालक गोला बी अचालक स्टैंड पर रख दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया कि एक धनावेशित छड़, ये छड़ है आपकी ए, इसको हम इस गोले के पास लाए। तो जब इस छड़ को हम इसके पास लाएंगे, गोले पर कोई चार्ज नहीं था पहले, छड़ को इसके पास लाए तो क्या होगा, इसमें दो भागों में आवेश हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, दो भाग हो गए इसके। देखो छड़ धनावेशित है तो ऋण आवेश इसकी ओर हो जाएगा और धन आवेश इस साइड में आ जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं हम कि जो दूर वाला भाग है ये वाला, इसको हमने इधर एक तार की सहायता से भूमि से संपर्कित कर दिया, उसको हमने नीचे पृथ्वी से जोड़ दिया। तो इसका जो पूरा ऋणावेशित चार्ज है वो नीचे चला गया पृथ्वी में। तार को हटा दिया तो ये साइड इसकी जो बची, इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिर हमने ये जो इस पर इस साइड में ऋणावेश है, फिर हमने क्या किया, ये जो धनावेशित छड़ है इसको भी हमने हटा दिया है। तो इस पर जो ऋणावेशित चार्ज था वो पूरे गोले पर फैल जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित चार्ज हो जाएगा पूरे पर, ऋणावेशित। ऋणावेशित चार्ज हो जाएगा इस पर, ठीक है ना, ऋणावेशित चार्ज। ऋणावेशित, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम घर्षण द्वारा। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, इस पर तो ऋणावेशित चार्ज आया, अगर मान लो हमें ये प्लस का करना होता, इस पर प्लस का चार्ज करना है हमें, तो उसी प्रकार से करना है कि ये गोला लिया हमने, अचालक स्टैंड के ऊपर रखा चालक गोला, इसके पास में हम ऋणावेशित छड़ को लाएंगे। पहले हम लाए थे धनावेशित, अब हम लाएंगे ऋण आवेशित। ऋणावेशित लाएंगे तो ये जो पास वाला भाग है वो धनावेशित होगा और ये होगा ऋणावेशित। फिर क्या करेंगे, पृथ्वी से इसको नीचे संपर्कित करेंगे, इसका जो ऋणावेशित चार्ज है पृथ्वी में चला जाएगा, धनावेशित बचेगा इस साइड में। तार हटाया इधर से तार हटाएंगे तो पूरे गोले पर धनावेशित चार्ज हो जाएगा। फिर हम क्या करें, छड़ को हटा देंगे तो इस पर क्या बचेगा,
धन आवेशित चार्ज बच जाएगा। अब बात करेंगे हम घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखो घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है। इस प्रक्रिया में उचित पदार्थ की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। उचित पदार्थ का अर्थ है जिसमें आवेश एक दूसरे में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता हो, अर्थात आवेश का स्थानांतरण होता हो। तो इस प्रकार की ही हम वस्तुओं को आपस में रगड़ सकते हैं, जैसे हमने प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा या रेशमी वस्त्र के साथ रगड़ा। ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक की छड़ को फर्श पर रगड़ने लगे, ठीक है ना। इन्हें उचित पदार्थ होने चाहिए। दोनों वस्तुओं को देखो, यहां पर दोनों वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जो त्यागने वाली वस्तु होगी उस वस्तु पर धनावेश आएगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो धनावेशित होगी और जो ग्रहण करेगी वो ऋण आवेशित होगी। अब चालन अर्थात स्पर्श द्वारा आवेशन। यदि किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक से स्पर्श करा दें तो दोनों पर ही समान मात्रा में आवेश का वितरण हो जाता है। देखो किस प्रकार से, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये एक गोला ले लिया हमने, इस पर प्लस का चार्ज है और एक गोला और लिया जिस पर कोई चार्ज नहीं था। इनको दोनों को हमने टच कर दिया यानी मिला दिया। तो जैसे ही मिलाएंगे तो ये जो दूसरे वाला गोला है इस पर भी प्लस का चार्ज हो जाएगा। अब इनको अगर हम अलग अलग कर दें वापस से, तो वापस से अलग अलग करेंगे तो दोनों पर समान मात्रा में चार्ज हो जाएगा। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो ध्यान रखना है, जब हम स्पर्श द्वारा आवेशन करते हैं तो दूसरे गोले पर भी उसी प्रकार का आवेश आता है जिस प्रकार का पहले गोले पर था, यानी समान मात्रा में, ठीक है ना। अब इसमें अगर चार्ज जो है वो प्लस का 10 कूलाम है तो आधा आधा दोनों पर समान मात्रा में फैल जाएगा, 5-5 कूलाम दोनों पर हो जाएगा। तो ये आपका ये भी कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे अब।